हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है पार्ट 1 आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अब डाइजेशन के प्रोसेस का आगे हम पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे। बक्कल कैविटी से फेरिंग्स होते हुए भोजन ईसोफेगस की तरफ जाता है। ईसोफेगस में भोजन का मूवमेंट एक वेव के फॉर्म में ईसोफेगस में बनता होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का, जिसको कि पेरिस्टाल्टिक वेव्स कहते हैं। पेरिस्टाल्टिक वेव्स ओइसोफेगस में भोजन को आगे स्टमक की तरफ पुश करने में काफ़ी सहायक होता है। ओइसोफेगस से स्टमक जाने के बीच में रास्ते में एपिग्लोटिस ये इंश्योर करता है कि भोजन स्टमक की तरफ ही जाए, लंग्स की तरफ ना जाए, और ये इस लंग्स के तरफ के होल को वो कवर कर देता है। स्टमक आपके शरीर में लेफ़्ट साइड के एब्डोमेन के लेफ़्ट साइड अपर साइड में पाया जाता है। ये पूरे एलिमेंट्री कैनाल का वाइडेस्ट पार्ट होता है। इस स्टमक के अंदर बहुत छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं जिनको गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में से गैस्ट्रिक जूस सेक्रीट होता है। इस गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिनोजेन प्लस रेनिन एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये रेनिन एंजाइम मिल्क प्रोटीन केसिन के पाचन का काम करते हैं और छोटे बच्चों में ही ज़्यादातर अधिक मात्रा में सेक्रीट होते हैं। उम्र बढ़ने के साथ इस रेनिन का सेक्रीशन घटता जाता है, इसीलिए महसूस किया होगा कि उम्र बढ़ने के साथ ही बड़े बुज़ुर्ग लोगों में मिल्क के पचने में दिक्कत होती है। पेप्सिन प्रोटीन को पचाने का काम करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण स्टमक के अंदर का पीएच 1 से 3 के बीच में यानी हाईली एसिडिक होता है। इस हाईली एसिडिक एक्शन से स्टमक को बचाने के लिए इंटरनल वॉल्स पे म्यूकस का एक बहुत थिक कोटिंग होता है, जो कि स्टमक के वॉल को एसिड्स के कांटेक्ट में आने से बचाता है। स्टमक में एब्जॉर्प्शन का कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है, लेकिन जब आपका शरीर डिहाइड्रेटेड हो तो कुछ वाटर का, और जब मेडिकेशन ले रहे हो, दवा ले रहे हो, तो एस्पिरिन और कुछ स्टिमुलेंट्स जैसे कि अल्कोहल या कैफीन या चाय के थीन का भी एब्जॉर्प्शन का काम होता है। स्टमक में भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का ये वेव चलते रहता है, जिसके कारण भोजन फर्दर और महीन कर दिया जाता है और इस पल्प लाइक स्ट्रक्चर को भोजन के काइम कहा जाता है। इसके बाद स्टमक से भोजन करीब लगभग 3 से 4 घंटे के बाद वैकेट होना शुरू होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ प्रोसीड करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन चूँकि इसकी चौड़ाई काफ़ी कम होती है, लगभग 1 इंच के आसपास होती है, लेकिन ये पूरे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है और इसकी लंबाई 6 से 7 मीटर तक होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही भोजन के डाइजेशन का सबसे ज़्यादा पोर्शन या केमिकल पोर्शन यहीं पे कंप्लीट होता है। अब आइए लीवर के बारे में जानते हैं। लीवर शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, जो कि एब्डोमेन में राइट साइड में ऊपर की ओर होता है। ये शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है। ये रेडिश ब्राउन कलर में होता है। ये एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जो कि रीजेनरेट कर सकता है। इसका वज़न लगभग 1 किलो 500 से 1 किलो 600 के आसपास होता है। लीवर वैसे तो शरीर में लगभग 500 के आसपास इसके फंक्शंस होते हैं, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका मुख्य काम बाइल का प्रोडक्शन होता है। ये बाइल या पित्त फैट का इमल्सिफिकेशन करता है, पायसीकरण करता है, ताकि फैट के आगे डाइजेशन में सुविधा हो सके। इसके अलावा लीवर विटामिन्स मिनरल्स को भी स्टोर करता है और इसका इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन भी होता है। ब्लड के फिल्टरेशन और डिटॉक्सिफिकेशन में लीवर का बहुत ही डिसाइसिव रोल होता है। दूसरा महत्वपूर्ण अंग होता है पैनक्रियास।
जो कि लगभग 6 इंच के आसपास इसकी लंबाई होती है। ये एक मिक्स ग्लैंड है। इसमें एंडोक्राइन पार्ट से इंसुलिन और ग्लूकागोन नामक हार्मोन निकलता है जो कि शुगर के मेटाबॉलिज्म का शरीर में काम करता है। एक्सोक्राइन पार्ट से बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सेक्रीशन होता है, जैसे कि फैट को डाइजेस्ट करने के लिए लाइपेज, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए एमाइलेज और प्रोटीन के डाइजेशन के लिए ट्रिप्सिन। तो ये पैनक्रियाज और लीवर दोनों से सेक्रीट होने वाले एंजाइम्स कॉमन बाइल डक्ट होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी इसके इंटरनल वॉल से इंटेस्टाइनल जूस सेक्रीट होता है और पैनक्रियाटिक जूस और ये इंटेस्टाइनल जूस मिलके भोजन में मौजूद प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स इन सब का पाचन करते हैं। प्रोटीन को और छोटे छोटे पेप्टाइड्स और एमिनो एसिड्स में पचा दिया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स और भी सिंपल शुगर्स में पच जाते हैं और लाइपेज फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में फ़ैट को पचा देता है। इस तरह भोजन अब छोटे छोटे पार्ट्स में इसका डाइजेशन हो जाता है और अब इन न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन के में शुरू होता है और भोजन धीरे धीरे अब लार्ज इंटेस्टाइन के तरफ प्रोसीड करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के जंक्शन पे ही लार्ज इंटेस्टाइन का एक फिंगर लाइक प्रोजेक्टेड पार्ट होता है जो कि अपेंडिक्स कहा जाता है। ये अपेंडिक्स हमारे पूर्वजों में शायद कार्यरत हो, लेकिन अब हमारे अंदर इसकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं है और इसका जब इन्फेक्शन इसमें होता है तो अपेंडिसाइटिस नाम की बीमारी होती है। ये अपेंडिक्स हमारे शरीर में वेस्टिजियल ऑर्गन का एक उदाहरण है। लार्ज इंटेस्टाइन में भोजन में मौजूद वाटर या डिज़ोल्व न्यूट्रिएंट्स को धीरे धीरे रीअब्जॉर्प्शन का काम होता है और इसे आगे एनस की ओर धीरे धीरे भोजन पहुंचता है। लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ बैक्टीरियाज भी पाए जाते हैं, जैसे कि इकोलाई, जो कि हमारे शरीर को विटामिन के बना के देते हैं, जिसका कि ब्लड के कोगुलेशन या जमने में बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल होता है। इकोलाई का लार्ज इंटेस्टाइन में रहना ये सिम्बायोसिस का परफेक्ट एग्जाम्पल है, जिसमें कि इकोलाई न्यूट्रिशन लेके और हमें विटामिन के बना के देता है। इस तरह ये कंप्लीट डाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है। डाइजेशन के कंप्लीट प्रोसेस में 6 से 8 घंटे तक का समय लगता है और टोटल एलिमेंट्री कैनाल का लेंथ लगभग 9 मीटर के आसपास होता है। इस तरह पूरा डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एलिमिनेशन, ये 4 मुख्य फंक्शन पूरे डाइजेस्टिव प्रोसेस में होते हैं। इस तरह डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक रेस्पिरेशन के बारे में जानेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। हमारी कोशिश ये होगी कि क्रमशः आपको हर सब्जेक्ट का धीरे धीरे हम इस फेज़ में कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।